The amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom the amount of energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom to produce a monovalent cation. To produce a monovalent anion is called electron gain enthalpy या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसका मीनिंग समझना है यहाँ पे, तो डिफिनेशन आगे यहाँ पे है। अब इस केस में यहाँ पे देखना है कि mg कोई भी अगर एक, अब यहाँ पे क्या आ रहा हो, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, तो जनरली किसमें वो ऐड करते हैं, नेगेटिव चार्ज बनेगा नॉन मेटल। अब कोई भी यहाँ पे एलिमेंट हो, गैसियस फॉर्म में हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए इस केस में, तो ये क्या बन जाए, एनायन, मोनोवेलेंट एनायन M-, और ये भी गैसियस फॉर्म में आ रहा है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी, जो इंथैल्पी चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में जो यहाँ पे चेंज होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल एच ई जी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी। और ये जो वैल्यू रहेगा यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि डिफिनेशन में देखोगे कि इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट स्टेप जो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी न्यूट्रल एटम में ऐड हो रहा है, तो कैसा रहता है, वहां पे रिलीज होता है एनर्जी, दैट मीन्स नेगेटिव में आता है, डेल एच ई जी का जो वैल्यू है यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो नेगेटिव में जो वैल्यू आता है यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में, ये कई बार पूछा भी जाता है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। यहाँ तक जो समझना था कि कोई भी अगर एलिमेंट आ रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, M- बनेगा, और इसमें जो एक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक, दैट मीन इसमें एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे, डेल एच क्या लिखता हूँ यहाँ पे माइनस। बस ये याद रखना यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने में जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना है कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है यहाँ पे, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, कुछ भी बोल लो यहाँ पे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या होता है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो रहा होता है। बट अब जैसे इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे है EA1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये क्या रहता है, एक्सोथर्मिक। अब क्या, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें यहाँ पे, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर मैं यहाँ पे समझाऊं कुछ, यहाँ पे है कि अब ये क्या है, ऑलरेडी M- बन चुका है, एनायन बन चुका है। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो ये क्या बनेगा यहाँ पे, M2- और गैसियस। यहाँ पे सोचना ये है, ये ऑलरेडी एनायन है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिवली चार्ज है ये भी, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड होने के लिए आएगा, ये आसानी से ऐड होगा या नहीं होगा। इस केस में आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होना चाहेगा यहाँ पे। फिर भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो, तो फोर्सफुली ऐड करना होगा यहाँ पे, दैट मीन एनर्जी मुझे बाहर से देना पड़ेगा इस केस में। और एनर्जी अगर बाहर से दे रहा है यहाँ पे, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा वो, तो फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ क्या रहता है, एक्सोथर्मिक। इसके अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस,
इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका रीजन मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यहाँ पे रीजन क्या एंडोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका ऑलरेडी, ये एनाइन बन चुका है। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा इजिली ऐड नहीं होगा, यहाँ पे ऐड होना ही नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। फिर भी चाहते हैं कि ऐड हो, एनर्जी बाहर से देना होगा, और एनर्जी जब दे रहा है यहाँ पे है, डेट मीन्स वो क्या हो जाएगा इंडोथर्मिक। जो भी सेकेंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहता है वो क्या रहेगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊँ यहाँ पे, जैसे कि वो आ रहा है यहाँ पे, कोई भी ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे नॉन मेटल, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं इस केस में यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेसिकली, ये क्या बन जाता है O माइनस गैसियस, और इसमें जो डेल एच का वैल्यू रहता है 140 किलो जूल पर मोल के अप्रॉक्स रहता है। अब इसी में जब ये O माइनस बन जाता है, गैसियस फॉर्म में अभी भी है, अब इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे O2 माइनस, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है डेल एच का, वो आ जाता है प्लस 780 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे इस एग्जांपल से क्लियरली देख पा रहे हो, कोई भी अगर यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को तो ऐड कर रहे हैं तो वो इजिली ऐड हो जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी रिलीज ही हो रहा है इस केस में यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ये ऑलरेडी एनायन बन जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ऐड नहीं होना चाहता, फिर भी चाहते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर से देना पड़ रहा है इसमें। कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि स्टेटमेंट वाले में दिया रहता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक while सेकंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इंडोथर्मिक। ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब आगे देखना यहाँ पे, ये तुम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनेशन क्या था, और ये कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक है। अब इसका भी अलग अलग फैक्टर्स रहता है यहाँ पे। अब इसमें जब अलग अलग फैक्टर्स रहेगा, जैसे तुम लोग पढ़े थे आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो ऐसा ही कुछ फैक्टर यहाँ पर भी है। नोट कर चुके होगा यहाँ तक है, तो नोट भी करते जाओ साथ में इसको। तो देखते हैं, मैंने ये तो बस एक एग्जांपल था, मैंने ये पॉइंट याद रखना था इसमें। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट फैक्टर है इसमें साइज का। साइज के साथ जो रिलेशन होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ई ए। पीछे भी यहाँ पे मैं लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं हम लोग, ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कौन सा एलिमेंट कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखते हैं एग्जांपल में कैसे इसको रिलेट करते हैं यहाँ पे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या था, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जांपल में देखेंगे इसका हम लोग। सेकेंड फैक्टर है यहाँ पे जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कितना है। अब यहाँ पे जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा यहाँ पे, उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगा, दैट मीन्स ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड फैक्टर है इसमें, देखेंगे सबका एग्जांपल अभी हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी में सारा एग्जांपल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखना कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है, कि जो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वहाँ पे, मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, उसके बाद ये पॉइंट आएगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बात करें या फिर साइज वाला एग्जांपल भी अगर ले लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इन अ पीरियड, अब यहाँ पे आ रहा लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें कम एक पीरियड का एलिमेंट है, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करना है। ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, अभी तुम लोग डेफिनेशन देख रहे थे, एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहला फैक्टर कौन सा, ये साइज तो हम लोग देखेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट मीन सबका कन्फिग्रेशन लिखना होगा। इसका जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आउटर मोस्ट 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, इसका क्या रहेगा 2s2, 2p2, और नाइट्रोजन का 2s2, 2p3, ऑक्सीजन का क्या रहेगा 2s2, 2p4, 2s2, 2p5, और ये क्या है इसमें 2s2, 2p6। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है इस केस में। अब यहाँ पे सोचना ये है कि यहाँ पे जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा आ रहा है यहाँ पे है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक तो नियॉन आ रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद कौन सा आ रहा है नाइट्रोजन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है, ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोल रहा है। और एक कौन सा हो रहा था यहाँ पे बेरिलियम, तो बेरिलियम, नियॉन और नाइट्रोजन, तो ये भी फुल फील्ड की तरह एक्ट करता है, 2s2 है, ये भी फुल फील्ड की तरह एक्ट करता है, और ये तो कम्प्लीटली फुल फील्ड है, इनर्ट गैस है ये, और ये भी हाफ फील्ड है। यहाँ पे जो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल हैव मिनिमम या स्मॉलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, स्मॉलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो भी यहाँ पे फुल फील्ड या हाफ फील्ड वाला आ रहा है, तो वो क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो मिनिमम होता है, वो सबसे कम रहेगा। अब इसका रीजन देखना है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, देख लोगे 2 मिनट, उसके बाद जो क्वेश्चन होगा तो पूछोगे भी यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा किसका रहा था यहाँ पे फ्लोरीन का, क्योंकि साइज के साथ क्या रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रीजन भी देखेंगे इसका कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा क्यों है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, मैं ऑर्डर लिख देता हूँ पहले, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरन, बोरन के बाद जो रहेगा यहाँ पे लिथियम, देन नाइट्रोजन, देन बेरिलियम, देन नियॉन। अब यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देखना है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो जब फ्लोरीन आता है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर सबसे ज्यादा है यहाँ पे, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा F माइनस, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन F माइनस अगर इजिली ऐड हो रहा है इस केस में यहाँ पे, तो इसमें जो नेगेटिव में वैल्यू आएगा इस केस में यहाँ पे डेल H नेगेटिव, वो ज्यादा आएगा यहाँ पे। फिर से ध्यान से देखना कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन इसका ज्यादा होगा, इसमें इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाएगा। क्यों इजिली ऐड हो रहा है फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये क्या बन जा रहा है F माइनस, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाता है, और कोई भी एटम है तो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें ऐड हुआ तो ये F माइनस बन गया, 10 इलेक्ट्रॉन आगे इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर लिया। इसमें होता क्या कि एक इलेक्ट्रॉन सबसे इजिली इसमें ऐड हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर सबसे इजिली ऐड हो गया फ्लोरीन में यहाँ पे, दैट मीन्स जितना इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उतना ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होता है यहाँ पे, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे उसी को बोलते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का यहाँ पे। या कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो नेगेटिव वैल्यू बोलने का मतलब क्या कि इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगा, दैट मीन जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा
उसी का नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी क्या रहता है, ज्यादा होगा यहाँ पे। इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियरली समझना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि F माइनस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है उसका नेगेटिव में जो वैल्यू रिलीज होता है, दैट मीन एनर्जी जो रिलीज होगा वो सबसे ज्यादा रहेगा यहाँ पे, दैट मीन्स F का सबसे ज्यादा। फिर ऑक्सीजन का आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन में भी नॉन मेटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाएगा, ये भी O माइनस बन जाएगा यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन, कार्बन, बोरन, लिथियम, साइज के साथ रिलेट करते हैं इसको। अब जो नाइट्रोजन, बेरिलियम, नियोन है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं होना चाहता यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं होना चाहता इसमें, जब इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होगा ही नहीं, इसमें एनर्जी रिलीज भी नहीं होता यहाँ पे, और जब इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होता है इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ऑलमोस्ट क्या रहता है, वो जीरो के बराबर। इसमें एनर्जी रिलीज ही नहीं होता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड ही नहीं होना चाहता है। इवन नियोन बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसमें एनर्जी बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है, दैट मीन एनर्जी बाहर से ही देना होता है नियोन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता है यहाँ पे। इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के चलते इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं होना चाहेगा, ऐड नहीं हो पाता यहाँ पे, और इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता दैट मीन इसमें एनर्जी भी रिलीज नहीं होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहता है वो जीरो रहता है यहाँ पे। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, कि कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो कि इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जब इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसमें नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा, एनर्जी नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू आएगा यहाँ पे, और नेगेटिव का मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो यहाँ से इसमें से कोई चार ऑप्शन दे देता है वहां पे कंपेयर करने के लिए, यहाँ पे सोचना रहेगा। और मेनली हम लोग इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मेनली हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक्सोथर्मिक। इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन नहीं रहता है, जैसा कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसको याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ग्रुप से लें, अगर यहाँ पे इन अ ग्रुप, तो प्रॉपर नोट करोगे इसमें, अगर नोट नहीं कर पा रहे तो मैं 10 सेकंड रुक जाऊंगा, 5 सेकंड, तो प्रॉपर नोट कर लोगे अभी। इन अ ग्रुप, अब यहाँ पे ग्रुप की बात करें, अगर यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है यहाँ पे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, वो सबसे ज्यादा किसका रहता है इसमें, कुछ याद हो इसमें? सही है, इसमें सबसे ज्यादा किसका रहेगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका रीजन। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, साइज से अगर रिलेट करोगे तो साइज अगर डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर की इंक्रीज करता है, दैट मीन्स क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। बट इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन सबसे इजिली किस में ऐड हो रहा होगा, क्लोरीन में। और क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसका जो नेगेटिव में जो वैल्यू आ रहा होगा, एनर्जी जो रिलीज हो रहा होगा वो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो सबसे इजिली ऐड हो रहा होगा वो नॉर्मल नॉर्मल देखते तो क्लोरीन का होना चाहिए था, बट क्लोरीन का यहाँ पे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू। और उसका रीजन क्या यहाँ पे है, तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और स्मॉल साइज होने के चलते इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं हो पाता। ऐसे भी सोचो यहाँ पे, इसमें क्या यहाँ पे है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पे कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पे है, जबकि क्लोरीन की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, तो क्लोरीन में क्या होता है यहाँ पे, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है
वो ज्यादा होता है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आता है यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के चलते, स्मॉल साइज होने के चलते इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं हो पाता है। जबकि क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता है क्लोरीन का, क्योंकि इसका साइज लार्ज है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, उतना ज्यादा नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो पाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ड्यू टू लार्जर साइज एंड लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वैकेंट डी ऑर्बिटल भी एक रीजन बता सकते हो यहाँ पे, जिसके चलते इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव में जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा वहां पे। इस टाइप से याद रखना था यहाँ पे, इसमें जो नेगेटिव में जो वैल्यू आएगा वो सबसे ज्यादा, दैट मीन्स क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, फिर फ्लोरीन, बाकी ब्रोमीन और आयोडीन का नॉर्मल रहता है वहां पर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का यहाँ पे ज्यादा है, लार्जर साइज है फ्लोरीन में, फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी भी नहीं है, दैट इसमें इजिली ऐड नहीं हो पाता एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। अब यहाँ पे इसी तरीके से ऑक्सीजन सल्फर हो, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम भी ले लो एक यहाँ पे, इसमें अगर कंपेयर करोगे इस केस में, अब मेनली यहाँ पे दो कंपेयर करो, ऑक्सीजन सल्फर, नाइट्रोजन फास्फोरस, कार्बन सिलिकॉन, बोरन और एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन सल्फर में अगर कंपेयर करने के लिए बोला जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा, यहाँ पर भी सल्फर का ज्यादा हो जाएगा। सही है, ऑक्सीजन से, सेम रीजन से। नाइट्रोजन फास्फोरस में कंपेयर करें यहाँ पे हम लोग, इसमें भी क्या होगा, फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा, नहीं फास्फोरस का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। कार्बन सिलिकॉन की बात करें यहाँ पर भी क्या होगा, सिलिकॉन का सेम रीजन से कार्बन से ज्यादा होगा। बोरन एल्यूमिनियम में बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा बोरन से। इस टाइप से यहाँ पे याद रखना होता है। नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक फ्रेम किया जाए इस टाइप से यहाँ पे कि कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। क्या रहेगा, सोच के लिखो। फास्फोरस, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन। नहीं, सोचना है और थोड़ा सा उसमें। नाइट्रोजन सबसे लास्ट में। नाइट्रोजन सबसे लास्ट में, और सबसे ज्यादा किसका, फास्फोरस। क्यों क्यों फास्फोरस का ज्यादा सबसे, सोचना यहाँ पे, देखोगे यहाँ पे तो नाइट्रोजन का तो क्या रहता है, जैसे कि मैंने कार्बन नाइट्रोजन का बताया था अभी पीछे, तो कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा, कार्बन का ज्यादा, नाइट्रोजन का कम। वही सेम, ये तो हम लोग सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिया था, वही सेम आ सकता है यहाँ पे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसमें भी अगर ऑर्डर पूछा जाता तो सेम रीजन से यहाँ भी रहेगा। इसका भी ऑर्डर क्या आता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा किसका रहेगा यहाँ पे, क्लोरीन का, देन सल्फर, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम, देन फास्फोरस, देन मैग्नीशियम और लास्ट में आर्गन। तो जो सेकंड पीरियड के लिए आ रहा है वही काम तो करना है। फास्फोरस से क्यों लास्ट में लिख रहे हैं हम लोग सिलिकॉन से कम, क्योंकि फास्फोरस में भी क्या रहेगा, नाइट्रोजन के जैसा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा ये भी एक क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पे, अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है यहाँ पे तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट के जैसा ही कंपेयर करेंगे वहां पे। यहाँ पे नाइट्रोजन हाफ फील्ड था, दैट मीन्स ये लास्ट में आ रहा था। यहाँ पे फास्फोरस भी तो हाफ फील्ड की तरह करेगा, दैट मीन्स वो भी लास्ट में आएगा वहां पे। अब सोच के बताओ उस क्वेश्चन में, अब उस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा किसका रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिलिकॉन। सही है। यहाँ पे क्या होगा, सिलिकॉन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का भी हाफ फील्ड, फास्फोरस का भी हाफ फील्ड, और दोनों का हाफ फील्ड होने के चलते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम ही होगा। तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, सिलिकॉन, देन कार्बन,
देन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो सिलिकॉन कार्बन में सिलिकॉन का ज़्यादा, फास्फोरस नाइट्रोजन में फास्फोरस का ज़्यादा, बट फास्फोरस नाइट्रोजन दोनों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑब्टेन किया हुआ है। दैट मीन्स इस दोनों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम ही होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कम होने का मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं होना चाहेगा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें ऑर्डर क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? सोच के देखो यहाँ पे क्या रहेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पर भी? सल्फर। सही है, सबसे ज्यादा क्या रहेगा यहाँ पे? सल्फर का। सल्फर के बाद ऑक्सीजन। 4 3 2 1 कुछ लिख रहे हो यहाँ पे, अगर उस टाइप से यहाँ पे सही है। इसमें यहाँ पे देखते हैं सल्फर का सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, अब फास्फोरस नाइट्रोजन में पता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है अब यहाँ पे, इसमें कंपेयर करके बता सकते हो कि क्या रहेगा इस केस में। नेक्स्ट है इसमें, हाँ बताओ। सर ये फॉस्फोरस नाइट्रोजन में ऐसा नहीं बोल सकते कि फॉस्फोरस का साइज ज़्यादा है इसलिए उसका कम हो जाएगा। नहीं, देखिए सेम तो यहाँ पे, जैसे अब क्लोरीन क्लोरीन में बताओ, इसमें सेम तो यहाँ पे है। यहाँ पे इसका फास्फोरस नाइट्रोजन का ये एक्सेप्शनल है, इसमें साइज के साथ तो इन्वर्सली रिलेशन रहता है। तो नॉर्मल अगर देखते तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था क्लोरीन का, बट थर्ड पीरियड एलिमेंट और सेकंड पीरियड एलिमेंट में जैसे कि क्लोरीन का क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, साइज लार्ज होने के चलते क्लोरीन का साइज लार्ज है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में। यहाँ पे क्लोजली पैक रहता है, स्मॉल साइज होने के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आता है तो रिपल्सन ज्यादा होता है, और यहाँ पे लेस रिपल्सन होता है तो इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो पाता है। और इलेक्ट्रॉन अगर इजिली ऐड हो रहा है, दैट मीन्स उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है। और एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है वो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। तो जो रीजन क्लोरीन क्लोरीन का, वही सेम रीजन तो फास्फोरस नाइट्रोजन का भी रहता है यहाँ पे। किस तरीके से याद रखना था इसको। नेक्स्ट है इसमें, अब एक पॉइंट ये भी है यहाँ पे, एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या इस टाइप से यहाँ पे कि एलिमेंट्स विथ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिस भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा हो, मैं पॉइंट लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, एलिमेंट्स विथ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, elements with high value of electron affinity easily forms anion, अब इसका मीनिंग क्या है, जिस भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाई है, ज्यादा वैल्यू है, नेगेटिव की बात हो रहा है यहाँ पे, एलिमेंट्स विथ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट मीन्स नेगेटिव में जो एनर्जी आता है वहाँ पे, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो वैल्यू ज्यादा अगर आ रहा है, दैट मीन्स वो इजिली इलेक्ट्रॉन एनायन का फॉर्मेशन कर पाएगा। वही पॉइंट है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होगा वही तो इजिली एनायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन किसमें इजिली ऐड होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाई होगा। एक क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इजिली फॉर्म्स एनायन, एनायन का फॉर्मेशन इजिली कौन कर रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। इस तरीके से यहाँ पे सोचना है, तो इसको नोट करो। एक पॉइंट और भी है इसमें अभी,
तो हम लिखते हैं एक पॉइंट और भी है। अब जो हम लोग पढ़े थे पीछे आयोनाइजेशन एनर्जी, एक पॉइंट यहाँ पे और भी नोट करना था। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी is equal to negative of electron affinity with same magnitude ionization energy is equal to electron affinity with same magnitude। इसका मतलब क्या यहाँ पे है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या रहता है, सेम रहता है, बट एक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहे होते हैं और एक में क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन कर एड कर रहे होते हैं। वहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी रहता है दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल रहता है, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। अब इसका देखो मीनिंग क्या रहता है यहाँ पे, एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करो यहाँ पे हम लोग, मैं यहाँ पे करूँ। अब यहाँ पे जैसे कि ये नेगेटिव साइन कहीं भी इधर दिखा दो या इधर दिखा दो, सेम है यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि कोई भी अगर आ रहा है आयोनाइज एनर्जी ऑफ के इस टाइप से, यहाँ पे लिखा रहा है इस टाइप से कि डेल एच ई जी के प्लस इक्वल टू आई ई के, इस टाइप कोई स्टेटमेंट हो कहीं पे लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या रहता है यहाँ पे? इसका मीनिंग है कि डेल एच ई जी के प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितना एनर्जी रिलीज होगा, फिर से देखो ध्यान से, कि के प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितना एनर्जी रिलीज होगा वही उतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा के से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, के प्लस में जितना एनर्जी, के प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितना एनर्जी रिलीज होगा वही सेम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा के से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। ये इसका मीनिंग रहता है यहाँ पर। तो साइन सिर्फ अपोजिट है। इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो तुम लोग। इसका जो भी सेक्शन है पीरियोडिक टेबल में सबके पास बुकलेट होगा, उसके क्वेश्चन कर सकते हो। एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हो यहाँ पे कि जो भी हेलोजन है, उसको भी नोट कर ही लो यहाँ पे। हेलोजन हैव द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ, हेलोजन हैव द maximum negative value of electron affinity halogen have the maximum negative value of electron enthalpy in their respective period, in their respective period। इसका मीनिंग क्या है कि रेस्पेक्टिव पीरियड में, लेकिन वो पीछे एग्जांपल किए हुए थे, अभी इस पॉइंट पे आते हैं फिर से, कि जैसे कि सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा किसका था, फ्लोरीन का, हेलोजन का। फिर थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा किसका आ रहा था, फ्लोरीन का। तो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में जो हेलोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो नेगेटिव में वैल्यू आता है वो मैक्सिमम होता है, वहां पे उसका सबसे ज्यादा होता है हेलोजन का अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में। और सबसे ज्यादा किसका रहेगा, फ्लोरीन का। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा रहेगा सबसे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तुम लोग देख रहे थे यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्वेश्चन आज हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आज ही इसका क्वेश्चन लगाओ तो फिर क्लियर और हो पाएगा वहां पर। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेट का डिफिनेशन देखें यहाँ पे। इसका डिफिनेशन क्या होता है, लोग इंडक्टिव में भी पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं यहाँ पे। एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, दो बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अट्रैक्शन होता है, मैं ऊपर लिखी हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is a relative tendency of an atom to attract the shared electron pair. To attract the shared electron pair towards itself. अब यहाँ पे कोई भी एटम हो यहाँ पे, ए और बी हो, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि बी का जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है वो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। यहाँ पे ये जो बॉन्डेड एटम आ रहा है यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे जिसका भी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दैट मीन्स जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो, जिसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है उसका क्या टेंडेंसी होगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। ये डिफिनेशन है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जिसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है जिस एटम का, उसका टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का। इस तरीके से हम लोग एरो दिखाते हैं यहाँ पे। और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर ये अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, जिस तरफ एरो का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इस पे अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है बी की तरफ, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या था यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफिनेशन। कोई भी एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे HCl आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है, इसका जो टेंडेंसी होगा क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, और इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर Cl है यहाँ पे, दोनों बराबर ही है यहाँ पे, ये भी जितना इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ये भी अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट यहाँ पे कोई चार्ट डेवलप नहीं हो पाता इस केस में। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का जो अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे HCl का पता है कि वैल्यू क्लोरीन का ज्यादा, दैट मींस इसके तरफ एरो का डायरेक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो दोनों में डिफरेंस क्या, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन करता था, और इसमें भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है यहाँ पे। तो दोनों में ये डिफरेंस रहता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेंडेंसी होता है, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई भी एक एटम कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता था वहां पे। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये काम आता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉनिटी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
both measure the power of attracting इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या करता है, मेजर करता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या, पावर क्या रहेगा वहां पे। बट फिर डिफरेंस भी है। बट फर्स्ट पॉइंट इसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड for bonded atom, electron affinity is defined for isolated atom, while electronegativity is defined in bonded atom. क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर रहे हैं, वहां पे दो एटम बॉन्डेड अगर आ रहा है वहां पे, तो फिर वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर पाते हैं वहां पे। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिफिनेशन में ही था कि आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का टेंडेंसी। सेकेंड पॉइंट होता है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, यहाँ पे लिख लोगे इसको भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एब्सोल्यूट टर्म। It has proper unit. But yeah, while electronegativity is a relative concept, and has no unit. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये एक एब्सोल्यूट टर्म है, इसका प्रॉपर यूनिट होता है। जैसे हम लोग पीछे लिखे थे कि जो एनर्जी रिलीज होता था किलो जूल पर मोल, उसका प्रॉपर यूनिट होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए डिफाइंड होता है, आइसोलेटेड एटम के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए डिफाइंड होता है, बॉन्डेड एटम के लिए। और एक ये पॉइंट नेक्स्ट है, इसमें इसका भी कुछ अलग अलग फैक्टर्स आता है जिसपे कि डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस फैक्टर को ध्यान से देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कर लिए थे नोट, तो कर लिए थे सब लोग यहाँ तक। हाँ, नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट फैक्टर है साइज का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखेंगे इसका भी एग्जांपल अभी। सेकंड फैक्टर है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड है इसमें, देखते हैं इसका एग्जांपल अभी आएगा सबका। चार्ज, स्टार्ट लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज।
अब यहाँ पे सोचना था कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो फैक्टर आ रहा है यहाँ पे है, अब मान लो कहीं पे A+3 हो, A+2 हो, A+1 हो और A हो, तो यहाँ पे मैं सिंपली अगर बताऊं कहीं पे ए हो कोई एटम और उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, ये सोच के बताओ। ए और A+ में इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू किसका ज्यादा? A+. A+. सही है, इसमें तो क्या होगा यहाँ पे A+ का। ए और A+ में ज्यादा किसका रहेगा? A+ का। कैसे सोचना है यहाँ पे? A+ का मतलब क्या, इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उससे इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे, कम हो गया। न्यूट्रल एटम नहीं रहा ये न्यूट्रलाइज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का इसका क्या होगा, टेंडेंसी होगा, इलेक्ट्रॉन पर भी अटेम्प्ट करना चाहेगा यहाँ पे। या वैसे भी सोचो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन कम ही है, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसका रिपल्सन कम हो पाएगा, क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन इसका टेंडेंसी A+ का ज्यादा रहेगा। A+2 आ जाए और भी कम इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो जितना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा उसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी उसका ज्यादा होता चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होता चला जा रहा है, दैट मीन्स उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का सेट इलेक्ट्रॉन पेयर का, उसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या उतना ही ज्यादा। इस तरीके से हम लोग सोच पाते हैं वहां पे। यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन है पॉजिटिव चार्ज के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रहेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। अब यही आ जाए नेगेटिव चार्ज का फैक्टर, वही सेम एटम हो बट यहाँ पे क्या हो, A-3 हो, A-2 हो, A-1 हो और A आ रहा हो, ये कोई रैंडम सा एलिमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर अगर चेक करते हैं हम लोग इस केस में A और A-, में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसका ज्यादा? A. A का। क्यों A का? रीजन है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये A- है, नेगेटिव चार्ज पहले से है, और जब नेगेटिव चार्ज पहले से है तो और भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का इसका टेंडेंसी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ इसके नजदीक अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा या तो उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। A- से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ना करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का इसका टेंडेंसी होता है A- का। दैट मीन्स इसका टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का, दैट मीन्स ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू किसका ज्यादा होगा, A का, देन A-, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी उसका और भी कम होता चला जाता है वहाँ पे, दैट मीन्स ये और भी कम हो जाएगा, A का सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा किसी एटम पे उसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। और सिंपल सा सोचने का तरीका है कि नेगेटिव चार्ज का दैट मीन्स पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे, तो और क्यों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहेगा, बिल्कुल करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा उसका, नहीं करना चाहेगा, दैट मीन्स न्यूट्रल एटम का ज्यादा होता है एनायन से। फिफ्थ फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या परसेंटेज एस कैरेक्टर बोल दो यहाँ पे फैक्टर को। फैक्टर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब ये देखो हम लोग कई बार ऑर्गेनिज्म में भी आया है परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला फैक्टर, यहाँ पे देखना है तो मैं पॉइंट पर लिख देता हूँ, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर
या मोर इज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, more is the electronegativity, अब इसका देखना यहाँ पे हम लोग पॉइंट, इस केस में कहीं पे sp आ रहा हाइब्रिडाइजेशन, कहीं पे sp2 आ रहा है, उसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोल लो। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन का फैक्टर या परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 हो और sp3 हो। sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना? 25%. सही है, ये क्या रहेगा 25%, क्योंकि एक एस और 3 पी है, एक एस और 3 पी, पी कैरेक्टर पूछा जाता वो कितना होता 75, और एक एस है दैट मीन्स 25। sp2 में एस कैरेक्टर कितना? 33. 33.33%, सही है। और sp में एक एस और 2 पी है, एस कैरेक्टर कितना रहेगा? 50%, 50% एस 50% पी, सही है सब लोगों के। ये क्या रहेगा 50%, 33.33% एस, और यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाए, हम लोग कार्बन के एस्पेक्ट में अगर देखें यहाँ पे कि कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ रहा है, या कोई भी नाइट्रोजन के एस्पेक्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, sp कार्बन होगा। अब यहाँ पे जितना ज्यादा s कैरेक्टर है, यहाँ पे 50%, 33, 25। अब एक पॉइंट ये भी होगा कि s कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा क्यों हो जाता है? इसका रीजन है कि s जो होता है न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होता है, और s अगर न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है तो अगर s कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होगा वो सबसे ज्यादा रहता है वहां पे। तो s कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि s जो होता है s ऑर्बिटल, s वो सबसे ज्यादा नजदीक होता है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होने के चलते इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होगा वो s का ज्यादा होता है, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा sp के लिए, देन sp2 के लिए, देन sp3 के लिए। तो कार्बन की बात करें यहाँ पे तो वो सबसे ज्यादा किसका रहता है? sp का, फिर sp2 का, और फिर क्या रहेगा यहाँ पे sp3 का। कितना कार्बन का वैल्यू भी कुछ लिख लें अगर यहाँ पे, sp कार्बन का कितना होता है मैंने बता रखा है 3.25, sp2 कार्बन का 2.75 और sp3 कार्बन का 2.5। ये वैल्यू अगर याद रखो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काम आता है। तो ये इसी फैक्टर से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी बता पाते हैं किसका कम किसका ज्यादा। अब एक आता है यहाँ पे कि कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, और वो पॉलिंग स्केल पे बताते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, किसी भी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रहता है वो हम लोग पॉलिंग स्केल पे निकालते हैं, जो कि वैल्यू हम लोगों को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है वहां पे। ये पॉलिंग स्केल के बेसिस पे हम लोगों को निकाल के दिया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का, तो बस अपने को याद रखना है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे लोग बोले यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किसका रहता है? फ्लोरीन का। कितना रहेगा? 4, 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का कुछ नहीं है तो हम लोग sp3 कार्बन मान के चलते हैं 2.5, बोरन का 2, बेरिलियम का 1.5 और लिथियम का 1। याद रखना भी आसान है कि फ्लोरीन का याद रखो 4.5, कम करते चले जाओ। सब याद रखो तो और अच्छी बात नहीं, तो इतना तो याद रखना ही है इसमें। फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5। अब क्लोरीन का कितना होता है? 3, ब्रोमीन का 2.8,
और आयोडीन का 2.5। तो ये 4 और इधर का ये 3, इतना याद रखना है यहाँ पे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1 2.1। एक हाइड्रोजन को भी अलग से याद रखना है। तो यही 7-8 वैल्यू है, कुछ यहाँ पे इसको याद रखना था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोजन का 2.1, इतना याद रखना है सब में। एक लास्ट पॉइंट इसमें है, उसको नोट कर लोगे, ये फैक्टर्स नहीं, बस एक नोट है यहाँ पे। एक पॉलिंग स्केल पे ये वैल्यू निकाल के दिया गया हम लोगों को, अपने को ये कैसे निकलता है वो नहीं देखना, बस ये वैल्यू याद रखना है यहाँ पे, 7-8 वैल्यू। एक और स्केल्स होता है मोलिकेंस स्केल। मोलिकेंस स्केल, इस स्केल के बेसिस पे जो रहता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the combined property of is the इसी या स्टेप लिख लो इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज द combined property of ionization energy and electron affinity, इसी का कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2। इसलिए मैग्नीट्यूड लेता, साइन का यहाँ पे मतलब नहीं है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। एक ये रिलेशन भी होता था, एक इसको याद रखना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। तो जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी का कंबाइंड प्रॉपर्टी होता है। तीनों को रिलेट कैसे करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2, एक ये रिलेशन होता है, इसको भी याद रखना है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, हाँ बताओ। सर आपने बोला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, हाँ बिल्कुल। तो उसको अगर हमने IE को माइनस EA रख दिया या फिर सिर्फ EA रख दिया, हाँ तो फॉर्मूला सिर्फ मतलब EN इज इक्वल टू EA आ जाएगा, फिर वैसे भी कर सकते हैं। कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है इस केस में, यहाँ पे तो मॉड जो आ रहा है इस केस में, दैट मीन वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल नहीं करेगा, जो भी वैल्यू आता है यहाँ पे है, तो मॉड लगाकर, ये क्या है, मॉड है इसमें बेसिकली, वो पॉजिटिव ही आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों को इसमें बहुत इसके कैलकुलेशन में ही जाना है। एक रिलेशन अगर कहीं पूछता है मोलिकुलर स्केल पे कि तीनों को एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे इसमें मॉड लगा करके इसको एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं। इसके बेसिस पे ये वैल्यू नहीं निकलता है। ये किस स्केल पे निकलता है, पॉलिंग स्केल पे। ये वैल्यू ऐसा नहीं कि हम लोग किसी एटम का इलेक्ट्रॉन वैल्यू इसके बेसिस पे निकालते हैं, नहीं, बस एक ये रिलेशन है, इसको एक याद रखना है। ऐसा नहीं कि यहीं से हम लोग इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी एटम का। अब जो भी इसमें क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक वाले सेक्शन का, उसका भी कर सकते हैं। तो कल भी क्लास है, तो कल के लेक्चर में हम लोग मिलने देखेंगे। वहां पे एक ऑक्साइड वाला पार्ट रह गया इसमें, डेट मीन्स एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड है वहां पे, और कुछ उसका पीरियोडिसिटी, दैट मीन्स पीरियड में क्या होता है, ग्रुप में क्या रहेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, तो वो होती है देखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और है, तुम लोग बताओ इसमें, इसको भी पढ़ने की जरूरत है, तुम लोग का क्लियर है, इसमें पहले पढ़ चुके हो गए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पहले ये क्लास में हो गया होगा पीरियोडिक टेबल में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखते हैं, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो पीरियोडिक टेबल का भी वहां पे, और क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट का हो जाता है तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड पढ़ने के बाद उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्लास, हाँ बताओ। सर वो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, उससे अफेक्ट नहीं होता? नहीं, बिल्कुल इससे अफेक्ट नहीं होता यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाफ फील्ड फुल फील्ड से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। इसका हाँ ये सर। जो मैं 5 फैक्टर बताया यहाँ पे, एक परसेंटेज कैरेक्टर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और साइज के साथ हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे। साइज के साथ देखोगे यहाँ पे तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, लेकिन साइज क्या होता है, सबसे कम होता है फ्लोरीन का। तो रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साइज के साथ रिलेट कर सकते हो इसको यहाँ पे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में भी देखोगे इसमें तो साइज नीचे की इंक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ऊपर की ओर इंक्रीज करता है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है यहाँ पे। इसको साइज के साथ रिलेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और परसेंटेज एस कैरेक्टर, इस टाइप से रिलेट करते हैं यहाँ पे। इसका हाफ फील्ड फुल फील्ड से कोई भी लेना देना नहीं होता है। चलो ठीक है, इसमें बाकी का जो क्वेश्चन है ये है, हम लोग एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो तुम लोग आप पीरियोडिक टेबल का भी क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड तुम लोगों के पीरियोडिक टेबल में नहीं दिया गया है वहाँ पे। अगर दिया होगा तो उसको छोड़ दोगे, बट मुझे जहाँ तक मैंने देखा नहीं है अभी सी, उसमें एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड नहीं है। लास्ट तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक का ही सेक्शन है, तो पूरा पीरियोडिक टेबल आप कर सकते हो तुम लोग, एक्सरसाइज 1, 2, 3। नेक्स्ट वीक में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग कल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट इसका क्वेश्चन तुम लोग करते रहोगे। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट एक क्वेश्चन था सुबह एक इसमें भेजे हुए थे, उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बेसिकली वो। तो क्वेश्चन था इसमें, इन द डाइक्लोरिनेशन रिएक्शन ऑफ प्रोपेन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी आइसोमर्स द मिक्सचर कंटेन्स। देखो यहाँ पे प्रोपेन आ रहा है, यहाँ पे करके देखना पड़ेगा इसे क्वेश्चन को। CH3, CH2, CH3, इसमें बोला जा रहा है कि इन द डाइक्लोरिनेशन रिएक्शन, दैट मीन Cl2 आ रहा हो और H करा रहा है यहाँ पे। अगर मोनोक्लोरिनेशन होता है तो अलग होता था, यहाँ पे डाइक्लोरिन, दैट मीन दो दो क्लोरीन ऐड करना है यहाँ पे। क्या कर सकते हो, CH3, CH2, C, Cl, Cl, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, बीच वाले दोनों कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे दो दो क्लोरीन ऐड कर दो। दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे इस पे दोनों Cl को ऐड करो या दोनों Cl को इस पे ऐड करो, सेम रहेगा। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे CHCl, CHCl अलग अलग कार्बन पे कर लो इसको यहाँ पे। और क्या कर सकते हो इसमें, यहाँ पे CH3, CH2, CH2, Cl, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे Cl लगा दो। एक ही कार्बन पे दोनों Cl, बीच वाले कार्बन पे दोनों Cl, इधर तो सेम आ जाएगा। फिर दोनों को अलग अलग कार्बन पे रख लिए और फिर दोनों को फिर एंड वाले कार्बन पे रख लिए, Cl को इधर ला दो तो वो सेम हो जाएगा। हाउ मेनी आइसोमर्स द मिक्सचर कंटेन, तो मिक्सचर कंटेंट में कितना ये आ रहा है यहाँ पे, इसमें तो टोटल, और एक बार क्रॉस चेक कर लो, तो नहीं छूट रहा है इसमें। एक तो एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन, फिर इस कार्बन पे दो दो क्लोरीन, अलग अलग कार्बन पे क्लोरीन आ गया, फिर इस पे और इस पे आ गया यहाँ पे, ये टोटल 4 ही आ रहा है यहाँ पे। इसका डाइक्लोरिनेशन होगा तो ये क्या आ जाता है, आंसर 4। तो चेक कर लो फिर क्या रहेगा आंसर उसका। हाँ बताओ। सर हम लोग कायरल सेंटर नहीं लेंगे क्या थर्ड वाले का? एक मिनट, कायरल सेंटर यहाँ पे हाउ मेनी आइसोमर्स कुछ नहीं बोला जा रहा है इस केस में यहाँ पे, तो वो वाला भी फैक्टर हम लोग ले पाएंगे कि हाउ मेनी आइसोमर्स द मिक्सचर कंटेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि स्ट्रक्चरल सिर्फ आ रहा है यहाँ पे, सही है, उसमें उसको भी काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इंक्लूडिंग स्टीरियोसोमर्स नहीं बोला गया है, ये स्ट्रक्चर भी सिर्फ नहीं बोला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ये कायरल सेंटर आ रहा है इस केस में, बाकी तो कहीं कायरल सेंटर नहीं बन पाएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। एक ये कायरल सेंटर आ रहा है CH3, CH, CH2, बिल्कुल इसको लेना है यहाँ पे। इसका करेक्ट क्या कर, और ऑप्शन में 5 भी दे रखा है,
तो 5 को टिक करना, ना कि 4 को। सर क्योंकि आंसर में 4 दिया था लेकिन मैंने कायरल सेंटर ऐड करके 5 कर रहा था, तो इसके लिए पूछा कि कौन सा राइट नहीं, रहेगा, 4 या तुम्हारा 5। तो तुम्हारा आंसर 5 ही, और कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं मेंशन किया हुआ है। मुझे सिर्फ स्ट्रक्चरल लेना है या स्टीरियो इंक्लूड करके लेना है, मुझे टोटल लेना होगा यहाँ पर। वैसे क्वेश्चन का सेंस जो है वो ठीक है वो, बट मुझे अगर कुछ नहीं मेंशन किया है क्वेश्चन, तो मैं एक बार फिर से रीड कर रहा हूँ। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी आइसोमर्स द मिक्सचर कंटेन्स, हाउ मेनी आइसोमर्स, तो आइसोमर्स पूछा गया है। आइसोमर्स में हम लोग इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स भी लेंगे, और टोटल आंसर क्या रहेगा फिर 5। वैसे ये जेई उड़ीसा जेई का पूछा गया है, बट फिर भी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 5। वैसे तुम लोग नीट में जब क्वेश्चन आता तो क्लियर करके देगा कि स्ट्रक्चरली पूछा जा रहा है, तो स्ट्रक्चर सिर्फ पूछा जाता तो 4 आंसर आता, और इंक्लूडिंग स्टीरियो है तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे 5, और कुछ नहीं है तो मुझे 5 ही टिक करना है। हमारा आंसर सही है, 5 ही रहेगा। चलो ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो इसमें। फिर केमिकल बॉन्डिंग पीरियड टेबल का एक क्लास, और पीरियड टेबल में और जो कुछ रिमेनिंग पार्ट है उसको भी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल के लेक्चर में। चलो ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं यहीं पे, या कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो।